दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के वीडियो में हम कुछ अलग हटकर बात करने जा रहे हैं। हम अपने देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ हमें न्याय व्यवस्था पर भी गौर करना चाहिए। पिछले 10 साल में जिस तरीके से 10-12 साल में ये देखा जा रहा है कि प्रशासनिक अफसरों के साथ साथ देश की न्याय व्यवस्था में से जुड़े हुए लोग उनमें भी राजनीतिक सत्ता पाने के लिए उनके व्यवहार में, उनके स्वभाव में और उनकी सोच में अंतर दिख रहा है। जिस तरीके से पिछले 10-12 साल में न्यायाधीशों का आचरण में काफ़ी फर्क नज़र आने लगा है, उनके अंदर भी सांप्रदायिकता की सोच उत्पन्न होती दिख रही है। ये नहीं कहा जा सकता कि पूरी न्याय व्यवस्था में भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता के लक्षण दिख रहे हैं, लेकिन ये इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सांप्रदायिकता के प्रभाव से न्याय व्यवस्था प्रभावित नहीं है। इसमें कई जगह पर कई ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जिससे साफ पता चल रहा है कि पिछले 10-12 साल के अंदर न्याय व्यवस्था से जुड़े लोग भी अब सांप्रदायिकता के प्रभाव से अछूते नहीं रह गए हैं। ये देखा जा रहा है कि आईएएस और आईपीएस के अफसरों में सत्ता में शामिल होने या भागीदारी करने के लिए भारी उत्साह नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोग आईपीएस और आईएएस के पद से इस्तीफा देकर सत्ता की भागीदारी में हिस्सा लेने के लिए आतुर दिख रहे हैं। आपको बता दें, इस बात की शुरुआत इन 10-12 साल के अंदर ही नहीं, पहले भी होती थी, लेकिन इधर 12 साल से ये देखा जा रहा है कि बहुत सारे आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर अपनी नौकरी से ठीक चुनाव के पहले इस्तीफा देते हैं और राजनीतिक दल का ज्वाइन कर लेते हैं और उनको राजनीतिक प्रभाव के चलते उनको सत्ता में भागीदारी करने का मौका भी मिल रहा है। ऐसी दौड़ में सत्ता की भागीदारी की रेस में अब ये देखा जा रहा है कि राजनीतिक दलों के साथ साथ जो न्याय व्यवस्था से जुड़े लोग हैं, न्यायाधीश हैं, वो सत्ता के दबाव और सांप्रदायिकता के दबाव के चलते अपने फैसले लेने में दबाव महसूस करते हैं और उनका जो ये सत्ता के प्रति प्रेम या सांप्रदायिकता के प्रति लगाव साफ नज़र आता है कि वो सत्ता के इशारे पे सांप्रदायिक होने में कोई अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं और इसमें कोई गुरेज नहीं है कि बहुत सारे न्यायालयों में ये देखा जा रहा है कि सत्ता के प्रभाव में और सांप्रदायिकता के प्रभाव से युक्त होने पर उनके फैसलों पर प्रभाव सीधा देखने में आ रहा है। ये बात छिपने वाली नहीं है और इस बात को समाज में महसूस भी किया जा रहा है। आपको तो मालूम है कि अन्य संस्थाओं में राजनीतिक दबाव और सांप्रदायिकता लोग बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन एक आम आदमी होने के नाते, एक गरीब तबके का आदमी जो धन संपन्न या राजनीतिक रसूख वाला नहीं है, उसे न्याय की उम्मीद सिर्फ न्यायालय से ही होती है। और अभी तक पिछले काफ़ी समय से ये देखा जा रहा है कि न्यायालयों में गरीब आदमी को न्याय मिलने की उम्मीदें काफ़ी कम होती जा रही हैं। उसका कारण ये है कि जिला और सेशन जज से अगर जब न्याय नहीं मिलता है तो गरीब आदमी, एक आम आदमी न्याय के लिए इतना धन संपन्न या धन एकत्र देने की हैसियत में नहीं होता है कि वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जा सके, और निचली अदालतों से उसे न्याय मिलने की उम्मीद 0% होती जा रही है। ये नहीं कहा जा सकता कि सारे न्याय व्यवस्था में ही भांग बुली हो, लेकिन ये बात भी इनकार नहीं की जा सकती कि न्याय व्यवस्था में सांप्रदायिकता और
भ्रष्टाचार साफ दिख रहा है। वो तो विवादास्पद मामला है। पहले आग लगाने जो बुझाने वाले चीफ जो हैं फायर ब्रिगेड के, उन्होंने कहा कोई वहाँ पर केस नहीं पकड़ा गया। हमें ऐसा लगता है कि नोटबंदी के दौरान बहुत लोगों ने पैसा जलाया, दिखा नहीं सकते थे, उसी का किसी का वीडियो घुसेड़ दिया जज के अंदर, क्योंकि ये कुछ दिनों बाद हाई कोर्ट के जज बनने वाले थे। उसके बाद इनका एलिवेशन सुप्रीम कोर्ट में होना था। दिल्ली से हट जाएं तो इलाहाबाद जाएंगे, 13वें नंबर पर चले जाएंगे, कभी नहीं आ सकते। आपको तो याद होगा 2019 में 2020 में जिस तरीके से 19 के लास्ट में नवंबर में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का विवाद का फाइनल डिसीजन 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने सुप्रीम कोर्ट की दिया था। उसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे रंजन गोगोई, जो कि नवंबर में रिटायर हो गए, इस ऐतिहासिक निर्णय को देने के बाद वो नवंबर में रिटायर होते हैं, और उनके इस निर्णय को लेकर भारतीय जनता पार्टी को अपनी मजबूती करने में काफ़ी सहायता मिली, क्योंकि 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने अयोध्या मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो ऐतिहासिक निर्णय सुनाया वो भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी सूट करता रहा। उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी अपनी स्थिति को मजबूत किया। ये प्रचार प्रसार किया कि जो निर्णय आया है वो भारतीय जनता पार्टी के अनुसार आया है और उनके दबाव में दिया गया है। इस बात को लेकर रंजन गोगोई और उनके 5 सदस्यों को भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर उनको लाभ देने का काम किया। रंजन गोगोई का तो 3 महीने बाद ही राष्ट्रपति की संस्तुति पर राष्ट्रपति के रिकमेंडेशन पर स्पेशल कोर्ट से रंजन गोगोई को राज्यसभा का मेंबर बनाया गया। ये बात दूसरी है कि 6 साल कंप्लीट हो गए हैं रंजन गोगोई के, और जिस वादे और दावों को लेकर वो राज्यसभा के सदस्य बने थे उसमें उनका कोई भी प्रयास नज़र नहीं आया। रिटायर होने तक रंजन गोगोई ने राज्यसभा में एक भी सवाल नहीं उठाया। इसी तरीके से आप ध्यान कर सकते हैं कि रंजन गोगोई के साथ साथ जो उनके 5 सदस्य थे उन संवैधानिक पीठ में सिवाय एएस बोबड़े को छोड़ के 4 के 4 जजों को सरकार ने उनको निर्णय के फलस्वरूप भारतीय जनता पार्टी को जो सूट करता था उस निर्णय को देने के लिए उन सभी जजों को वरदान के स्वरूप या तोहफे के रूप में उच्च पदों पर बैठा दिया। रिटायरमेंट के बाद वो आज सरकारी संस्थानों में उच्च पदों पर आसीन हैं। तो ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि संवैधानिक और न्यायाधीश जैसे पदों पर बैठने वाले लोग अब सरकार की ताबेदारी और सत्ता का सुख भोगने के लिए अपने आचरण में बदलाव लाते दिख रहे हैं। ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से न्यायालयों में सिर्फ धन्ना सेठों की सुनी जाती है, आम आदमी और प्रभावहीन लोगों को न्याय मिलने की उम्मीद अब घटती जा रही है। इस बात में कहने में कोई गुरेज नहीं हो रहा। 50 रुपये तारीख का लगी नंबर नंबर पड़ा रहती है कि पीपी इधर उधर हो जाए 50 में काम ना हो तो 100 दे फैलियो निकलवाई 1 रुपया फैलियो निकलवाई नहीं
मैं कहा है उसमें वाले में 6 नंबर हो आपको बताइए। देखो बताओ 213 बताओ ना। अभी ताज़ा मामला जिस बात को लेकर पूरे देश में न्याय व्यवस्था पर चर्चा चल रही है वो पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज दीपक वर्मा को लेकर चल रही है। दीपक वर्मा ने, जो कि अब शायद इंग्लैंड में रहते हैं, यूके में रहते हैं, और उन्होंने भारत से देश छोड़ के जाने वाले भगोड़े अपराधी नीरव मोदी पर, जिन पे 13,000 करोड़ से ज़्यादा का बैंक फ्रॉड करने का आरोप है, वो नीरव मोदी के पक्ष में वेस्टमिनिस्टर कोर्ट में जाकर उस नीरव मोदी के पक्ष में जाकर गवाह बन जाते हैं, तब उनके चरित्र और आचरण को लेकर सवाल उठना लाजमी है। ये कहा जाता है कि हमारे देश में ये माना जाता है कि न्यायाधीश का जो कद होता है, जो उनकी महिमा और गरिमा होती है, उसको लोग भगवान के रूप में देखते हैं, क्योंकि उनसे जब हर जगह से उसे नाउमीदी और मायूसी हाथ लगती है, तब जाकर उसे सिर्फ कोर्ट की ओर से उम्मीद होती है कि कहीं से भी अगर वो न्याय नहीं पा रहे हैं तो उनको कोर्ट की तरफ उनकी टकटकी लगी रहती है, और जजों को वो भगवान स्वरूप मानते हैं। लेकिन आज के समय में जैसे अन्य प्रोफेशनल लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, जैसे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आईटी प्रोफेशनल हो, अब लोग न्यायाधीश पद पे बैठे हुए लोग भी अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपने पद पर बैठे हुए, संवैधानिक पद पर बैठे हुए, जिम्मेदारियों को दरकिनार करते हुए अपने फैसलों में सत्ता या सत्ताधारी दल के लोगों को लाभ पहुंचाने की में कोई भी गुरेज नहीं रखते हैं। ये बात सही है कि अब न्यायाधीश का पद केवल सम्मान के लिए लोग मानते थे, लेकिन अब उनकी सोच में बदलाव आ गया है। उनको रिटायरमेंट के बाद भी वो चाहते हैं कि उनको सुख समृद्धि में कोई कमी ना आ जाए। यही वजह है कि दीपक वर्मा जैसे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने, जिनको पास ना तो कोई आर्थिक संकट है और ना कोई सम्मान का संकट है, वो ऐसे कुख्यात अपराधी के पक्ष में जाकर विदेश में भारत सरकार के खिलाफ जाकर अपना पक्ष, अपनी गवाही उस भगोड़े अपराधी नीरव मोदी के लिए वो कोर्ट में जाकर गवाही देते हैं। तो ये समझ सकते हैं कि अब न्यायाधीश के पद पे बैठे लोगों का आचरण में गिरावट आती जा रही है। इस बात को कहने में कोई भी संकोच नहीं होता है। ये बात लोग कहते हैं कि न्यायाधीशों के फैसलों पर सवाल नहीं उठाते। न्यायाधीश भगवान का स्वरूप होते हैं, लेकिन भगवान के स्वरूप वाले न्यायाधीशों को भी इस बात की जानकारी रखनी चाहिए, इस बात का सम्मान करना चाहिए कि जब वो भगवान के बराबर पूजे जाते हैं तो उनको अपने आचरण में भ्रष्टाचार नहीं लाना चाहिए। आपने दीपक कुमार वाला किस्सा तो सुना होगा। पिछले साल ही हरिद्वार के कोट द्वार में जिस तरीके से एक हिंदू युवक ने, दीपक कुमार जिसका नाम था, एक मुस्लिम बुजुर्ग की इज्जत और सुरक्षा के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की, इससे कुछ तथाकथित हिंदू संगठनों को काफ़ी ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने उसको सबक सिखाने के लिए उत्तराखंड के कई शहरों से लोग कोट द्वार उसको मारने, पीटने और उसका अपमानित करने के हिसाब से वहाँ पहुँचते हैं और पुलिस के सामने दीपक कुमार के परिवार को अपमानित किया जाता है, उसको मारने पीटने का प्रयास किया जाता है और पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है। जब ये मामला काफ़ी तूल पकड़ा तब जाकर पुलिस ने
उन अज्ञात अपराधियों को के खिलाफ में मामला दर्ज किया, जबकि उन सब के चेहरे और पूरी तरीके से पहचान सबके सामने थी। पुलिस ने इस बात का फ़ायदा सत्ताधारी दल के समर्थक बजट बहुत ही सामान्य धाराओं में मामला दर्ज किया। वहीं दूसरी तरफ पीड़ित पक्ष के, जिसने कि मुस्लिम समाज के उस बुजुर्ग की इज्जत और सुरक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, उसके खिलाफ में गंभीर धाराओं में पुलिस ने मामला दर्ज किया। दिलचस्प बात यह है कि उत्तराखंड हाई कोर्ट के एक जज, जो कि थपलियाल बताए जाते हैं, उन्होंने अपने सामने दीपक कुमार की उस प्रार्थना पत्र पर गौर करने से इनकार कर दिया, जिसमें ये कहा गया था कि उनके ऊपर जो आरोप लगा है बेबुनियाद है और उसका आज तक का कैरियर बेदाग रहा है, कोई भी मुकदमा उसके खिलाफ में नहीं लगा। वहाँ तब जज महोदय कहते हैं कि आपके ऊपर पुलिस ने गंभीर धाराओं में आरोप लगाए हैं, मामले दर्ज किए हैं, तो इस वजह से आपकी उन मामलों को रद्द नहीं किया जा सकता। आप समझ सकते हैं कि सांप्रदायिक सोच किस हद तक हर विभाग में पहुंच चुकी है और इसकी ये सांप्रदायिकता की आंच अब न्यायालयों में साफ देखी जा रही है। लोगों को लगने लगा है कि न्यायालयों में भी अब सांप्रदायिकता पूरी तरीके से पैर पसार चुकी है। और ये क्रम जब टूट रहा है तो आम आदमी बड़ा निराश हो रहा है देश का। उसको लग रहा है कि जुडिशरी को क्या हो गया, अदालतें भी फैसला करने लगी। अब आप देखिए, कभी कभी ऐसी चीजें कही जाती है, कहावत कही जाती है ना, ऊंट पे जब वक्त खराब होता है तो ऊंट पर बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है। वो कहावत मैंने आज चिरतार्थ होते हुए देखी कि जज साहब के घर में आग लग गई। जज साहब थे नहीं दिल्ली में, तो फायर ब्रिगेड आए, बुझाई, तो पता चला कि दूसरे कमरे में जज साहब के करोड़ों कैश रखा हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने उनको तुरंत इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील कह रहे हैं कोई डस्टबिन है क्या कि ऐसा एक हमारे यहाँ भेज रहे हो। उसी इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक जज है जिसने मुसलमानों को कटमुल्ला कह दिया था, आज तक वो जज है। इस सिस्टम के इस तरह सड़ जाने से, इस सिस्टम के इस तरह खराब हो जाने से भारत के जनमानस में क्या उम्मीद रहेगी। और जिन जज साहब के करोड़ों रुपए मिले हैं, मुझे आज शाम को किसी वकील ने बताया, यही वही है कि जब कांग्रेस ने किया था कि इनकम टैक्स वाले मामले में, तो यही जज साहब थे जिन्होंने कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी थी। अब पता चल रहा है कि करोड़ों रुपए कहां से आए होंगे। एक खास वकील के मुवक्किल बन जाए तो कुछ खास जजों से फैसले निकलवाना या जमानतों का फैसला निकलवाना आसान हो जाता है। जाहिर है कि उन वकील साहब की जज के साथ में पूरा एक रफ्त जब्त होगा, पूरा चैनल खुला हुआ होगा। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते, सब बातें कही नहीं जाती थी, लेकिन इससे सब लोग अंदाजा लगाते थे कि ये सब कैसे हो रहा होगा। अच्छा, फिर मुझे लगा कि ये सब यहां तक हो रहा होगा, जिला स्तर की कचहरी तक, हाई कोर्ट में नहीं हुआ होगा। अच्छा, अब आप देखिए, ये जज साहब जिनकी आप 15 करोड़ रुपया निकला है एक कमरे में, वो हाई कोर्ट के जज हैं। आपने बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजों के उदाहरण तो हमारे सामने दे ही दिए अभी। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत की न्यायपालिका को बहुत बड़े पैमाने पर सुधारों की आवश्यकता है। जनता का न्यायपालिका में भरोसा टूट चुका है। केवल मजबूरी में उसे न्यायपालिका में जाना ही पड़ता है, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चल सकता। पूरी दलाली है, सब पूरी तरह से रैकेट चल रहे हैं। जातियों के अपने जज होते हैं, जातियों के वकील होते हैं, उसके बाद में जातिवाद से ऊपर उठकर फिर पैसे का पूरा लेन देन होता है बहुत बड़े पैमाने पर। और मैं तो ये मानता हूं कि इसमें करोड़ों रुपयों के वारे न्यारे होते हैं। केवल इन चीजों के प्रमाण नहीं थे, ये प्रमाण भी मिल गया। करोड़ों रुपए मिले हैं। जो सामने पेश का रिश्वत लेता है उसको तो प्रमाण मानते ही नहीं थे। हाँ, उसको तो माना जाता था कि हक ले रहा है, भाई चाय पानी ले रहा है, जेब खर्च निकाल रहा है, यही मानते थे। इसको बेईमानी की नहीं। इसको बात ये थी, हमारा समाज कैसा था उस वक्त, मैं 40-50 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। हमारा समाज इस बात को बेईमानी मानते ही नहीं था, क्यों किसी ने मुझसे नहीं कहा कि अदालत में बेईमानी हो रही है। सारे वकील LLB किए हुए पढ़े लिखे, लखनऊ विश्वविद्यालय के, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़े लिखे वकील जो हैं, किसी के मुंह से मैंने ये शब्द नहीं सुना कि भाई अदालत में बेईमानी होती है। ये तो भाई उसका हक है, ले रहा है। और जो मजिस्ट्रेट बैठा हुआ चाय पी रहा है उस पानी की और समोसे और मलाई खा रहा है, वो उसका हक है। अब ये हक किस सीमा के बाद में रिश्वत में बदलता है। ये 15 करोड़ रुपए बताते हैं। अभी तक होता क्या था कि अफसरों के यहाँ पैसे निकलते थे, अफसरों के यहाँ बड़ा माल निकलता था, मोटा माल निकलता था। कभी कभी नेताओं के पास भी मोटा माल निकलता था।
कभी कभी चपरासियों तक के पास मध्य प्रदेश में मोटा माल निकला है, करोड़ों करोड़ रुपए निकले चपरासियों के पास। लेकिन ये जज के पास पहली बार 15 करोड़ जो रुपए निकला है, इसने पूरी तरीके से अब खुलकर बात करने की गुंजाइश पैदा कर दी है। ठीक बात अभी तक है। हम लोग इस बात के ऊपर खुल के नहीं बात कर सकते थे। अगर ये 15 करोड़ रुपए नहीं निकलता तो आज हम लोग इस तरीके से बात नहीं कर रहे होते। आपने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज शेखर कुमार यादव का नाम तो सुना होगा। इनका नाम भी इस लिस्ट में शामिल है, जो कि ये भी शामिल है कि जो जज, जो संवैधानिक पदों पर बैठे लोग सांप्रदायिक और हिंदू संगठनों से प्रभावित हैं, उनमें शेखर कुमार यादव का भी नाम शामिल है। शेखर कुमार यादव खुलेआम विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में शामिल होते हैं और वो संप्रदाय विशेष के लोगों को टारगेट करते हुए उन पे जबरदस्त हमला करते हुए उनकी निंदा करते हैं, और इस बात पे उनको कोई भी गुरेज नहीं है, ये कहने में वो चूकते नहीं हैं कि वो खुलेआम भारतीय संस्कृति और हिंदू संस्कृति संघ और भारतीय जनता पार्टी का वो खुलेआम समर्थन करते हैं। ऐसे में उनके खिलाफ में जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा जाता है, उनके खिलाफ में महाभियोग लाने की बात कही जाती है, तो ऐसे में केंद्र सत्ता में काबिज सत्ताधारी दल और हिंदू संगठन खुलकर शेखर कुमार यादव के पक्ष में खड़े हो जाते हैं और उनको बचाव में उत्तर प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री और पूरा अमला सुरक्षा में शेखर कुमार यादव के बचाव में उतर जाते हैं।